नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। महाकुंभ में हुआ हादसा बहुत कुछ कहता है। दैनिक भास्कर। तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा। दैनिक जागरण। भगदड़ का सबक जनसत्ता। सुधार के बावजूद तकनीकी विरोधी तर्क। राष्ट्रीय सहारा। भीड़ प्रबंधन। हिंदुस्तान। फिर संयम से ही संभला श्रद्धा का संगम। प्रमोद तिवारी। अब संपादकीय विस्तार से। महाकुंभ में हुआ हादसा बहुत कुछ कहता है। दैनिक भास्कर। प्रयाग महाकुंभ का हादसा बहुत कुछ कहता है। सवाल मृतकों की संख्या का नहीं है। दुनिया के किसी भी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए इतने कम क्षेत्र, इतने कम समय में इतनी अधिक संख्या 10 करोड़ जो यूरोप के कई देशों की सम्मिलित आबादी से ज्यादा में लोगों का एकत्रित होना एक चुनौती है। ऐसे में भीड़ प्रबंधन का हर सिद्धांत गलत साबित हो सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कुंभ में भीड़ का प्रबंधन अभी तक समुचित रूप से होता रहा, लेकिन कोई तंत्र पहले से नहीं जान सकता कि खतरे की प्रगति क्या होगी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रात 1:30 बजे सर्कुलेटिंग एरिया स्नान स्थल में हजारों लोग खुले आसमान में मात्र एक चद्दर लेकर सोए थे ताकि सबसे पहले वे पवित्र संगम स्थल में नहा लें। इसी बीच बाकी लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ भी अचानक किसी और बढ़ी। चूंकि स्नान का समय निकट था, इसलिए सर्कुलेटिंग एरिया में सबसे पहले मौजूद लोगों को स्नान के बाद बाहर की ओर निकलना था। प्रशासन की चूक यही है कि अचानक आई भीड़ को स्पीकर से रुकने की सलाह देने के साथ ही उनका प्रवाह डाइवर्ट करने के लिए लेन और घुमावदार नहीं बनाया गया। आज का भारत 140 करोड़ लोगों की आबादी का महादेश है। प्रशासन और धर्म गुरुओं के लिए भी क्या इस घटना से सीख लेते हुए स्तर का विकेंद्रीकरण करना बेहतर विकल्प नहीं होगा। तकनीकी क्षेत्र में चीनी वर्चस्व का खतरा। दैनिक जागरण। शिवकांत शर्मा लेखक, बीबीसी हिंदी के पूर्व संस्थापक हैं। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति की शपथ लेकर अमेरिका को फिर से महान बनाने का संकल्प ले रहे थे, उसी दिन चीन के 40 वर्षीय युवक लियांग वेनफिंग ने अपना जेनरेटिव एआई का चैटबॉट डीप सीक लॉन्च किया। उसने अमेरिका के सैकड़ों करोड़ डॉलर की लागत और वर्षों के प्रशिक्षण के बाद बने चैट जीटीपी, जेमिनी, लामा और क्लोज जैसे चैटबॉट को धूल चटा दी और हफ्ते भर में अमेरिका का सबसे लोकप्रिय चैटबॉट बन गया। अब यह पता चला कि डीप सीक का विकास जेजियांग यूनिवर्सिटी के इंजीनियर ने स्नातक से $60 लाख से भी कम लागत से साल भर में ही कर दिखाया तो अमेरिकी बाजारों में हड़कंप मच गया। चीनी कंपनी के तकनीकी विकास से ऐसी घबराहट पहली बार फैली। ऐसा नहीं कि डीप सीक अमेरिका के चैट जीपीटी जैसे जनरेटिव एआई मॉडलों से आगे निकला हो। गणित, कोडिंग और सहज भाषा तर्क में वह अमेरिका मॉडलों की बराबरी पर ही है। पर अमेरिका और यूरोप में हड़कंप इसलिए मचा कि चीन के इंजीनियर ने कुछ लोगों और मामूली लागत से साल भर में ऐसा मॉडल तैयार कर दिखाया तो जो ऊंची लागत और वर्षों के शोध के बाद बने मॉडलों को टक्कर दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि डीप सीक ओपन सोर्स मॉडल यानी इसका प्रयोग, परिष्कार और वितरण मुफ्त में किया जा सकता है। यह अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली चिपों और कम ऊर्जा की खपत से चल सकता है। मुफ्त बाजार और वैश्वीकरण दौर से अब संरक्षणवाद और क्षेत्रीय गुटबंदी के दौर में प्रवेश करती दुनिया में विकास करने और वर्चस्व कायम करने के लिए शोध एवं विकास पर बल देने की जरूरत बढ़ गई है और इसके बिना अपनी कंपनियों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सकता है और न अपना माल बेचकर व्यापार बढ़ाया जा सकता है। दूसरे देश में अपना माल और सेवाएं बेचे बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। इसलिए इतिहास में कोई ऐसा देश नहीं हुआ जो अपने माल बाहर बेचे बिना संपन्न बना हो। इसलिए भारत को यदि अपनी प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना है तो बुनियादी ढांचे के विकास के साथ साथ शोध एवं विकास के लिए अपने बजट को कई गुना बढ़ाना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि आर्थिक प्रगति में योगदान अधिक से अधिक रहे। इसके लिए उसे आर्थिक संसाधनों की जरूरत होगी जिसे आयकर जैसे प्रत्यक्ष करों का दायरा बढ़ाए बिना हासिल नहीं किया जा सकता। करीब 25 से 40 करोड़ वाले मध्यम वर्ग और लगभग 6.5 करोड़ लघु उद्यम वाले देश में 2-2.5 करोड़ लोगों के आयकर से यह सब नहीं हो सकता। कर्ज उठाने से महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा होता है और जीएसटी से मांग घटती है और अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ती है। भगदड़ का सबक जनसत्ता। महाकुंभ में मची भगदड़ ने पुराने जख्मों को कुरेद दिया है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के कुंभ मेलों में कई बार भगदड़ मची है, सैकड़ों लोगों की मौत भी हुई, लेकिन अब उन सभी हादसों से
कभी सबक नहीं लिया गया। हर बार कोई न कोई लापरवाही या व्यवस्था में खामी सामने आई। ज्यादातर मामलों में प्रशासन भीड़ को काबू करने में नाकाम रहा। पिछले कुंभ में यही हुआ था कि जब बड़ी संख्या में प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं को रेलवे और जिला प्रशासन संभाल नहीं पाया। स्टेशन पर बने फुटब्रिज पर भगदड़ मची और 42 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। महाकुंभ की सुरक्षा संभाल रहे जिम्मेदार लोगों को पता था कि मौनी अमावस्या पर बड़ी संख्या में लोग स्नान के लिए आएंगे, तो उसकी व्यवस्था उसी के अनुरूप क्यों नहीं की गई। स्पष्ट है कि भीड़ प्रबंधन को ठोस उपाय नहीं किए। कोई ज्यादा दिन नहीं हुए कुंभ मेला क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई थी। तब से वहां सुरक्षा बंदोबस्त बढ़ा दिए गए थे। ऐसे में लाखों करोड़ लोगों के जुटान को देखते हुए कई स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था करने की आवश्यकता थी। मंगलवार और बुधवार को दरमियानी रात भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत होने बात कही जा रही है। 60 लोगों से अधिक लोग घायल हो गए। इसी बीच विपक्षी दलों को भी आयोजन में बदइंजामी का आरोप लगाने का स्वाभाविक अवसर मिल गया है। लेकिन इसी के साथ यह सवाल उठना लाजमी है कि तैयारियों में कमी कहां रह गई। इस आयोजन के लिए कई हजार करोड़ की राशि खर्च की गई। अत्यधिक प्रचार का असर हुआ कि देश के कोने कोने में रह रहे श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान करने का मानस बना लिया। नतीजा यह हुआ कि लाखों करोड़ों लोग अलग अलग परिवहन साधनों से संगम की ओर चल पड़े। 13 जनवरी से शुरू हुए इस आयोजन के शुरुआती दौर में ही लाखों श्रद्धालुओं का जुटाव होने लगा था। ऐसे में इतने लोगों के लिए पूरे शहर और मेला क्षेत्र में ठहरने के वैकल्पिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। इससे श्रद्धालु एक निश्चित संख्या में कम से कम संगम की ओर जाते और वहां से निकलते जाते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सभी इंतजाम धरे रह गए। करोड़ों की भीड़ को संभालने के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा भी काम नहीं आई। फिलहाल ये हादसा एक बार फिर कड़ा सबक दे गया है। सुधार के बावजूद सरकारी विद्यालयों में दाखिले और पढ़ाई लिखाई के स्तर को लेकर प्रयास असंतोष ही जताया जाता रहा है। मगर इस बार ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों की वार्षिक शिक्षा स्थिति रपट यानी असर में यह तथ्य उजागर हुआ कि सरकारी स्कूलों में दाखिले का स्तर फिर से कोविड काल के पहल के स्तर से पहुंच गया है। मगर उनमें पढ़ाई लिखाई का स्तर कुछ बेहतर हुआ। गौरतलब है कि कोरोना काल से पहले 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों का सरकारी स्कूलों में नामांकन हर वर्ष बढ़ रहा था। 2006 से 2018 के बीच सरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला 18.7% से बढ़ 2014 तक 30.8% पर पहुंच गया था। फिर स्कूलों में 6 से 14 वर्ष की आयु का अनुपात 2018 के 65.6% से बढ़कर 2022 में 72.9 हो गया। मगर बीते वर्ष में यह अनुपात फिर से 2018 के स्तर पर पहुंच गया यानी 66.8% पर वापस आ गया। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में कमी आने का एक कारण निजी स्कूलों की तरफ लोगों का फिर से बढ़ता रुझान बताया जा रहा है। जाहिर है लोगों का सरकारी स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर भरोसा कायम नहीं रह पाया है। कोरोना काल में इसलिए बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को निजी स्कूलों में निकालकर सरकारी स्कूलों में डाला था कि उस वक्त उनकी कमाई बंद हो गई थी। इसमें एक अच्छी बात यह हुई कि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षा के स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है। स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले बच्चों की संख्या तेजी से बढ़ी है। मगर इसमें चिंता की बात यह भी है कि स्कूलों में 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की संख्या लगातार घट रही है। 2018 में यह आंकड़ा 25.6 था जो 2022 में घटकर 22.7% हो गया और 2024 में गिरकर चिंताजनक 16.7% तक पहुंच गया। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना चाहिए। तकनीकी विरोध तर्क राष्ट्रीय सहारा देश के भी किसी भी राज्य की पुलिस व्हाट्सएप या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा किसी आरोपी को नोटिस नहीं भेज सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाते हुए पुलिस को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 41 से भारतीय सुरक्षा संहिता की धारा 35 को लेकर आदेश दिया। अदालत ने राज्य सरकारों को स्थायी आदेश जारी करने का आदेश दिया। उन्हें सीआरपीसी या बीएनएसएस के तहत सेवा के निर्धारित तरीकों के माध्यम से ही नोटिस जारी करने को कहा। हरियाणा के डीजीपी के आदेश में कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 41 है व बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस भौतिक रूप से या व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल व किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से तामील कराए जा सकते हैं। सबसे बड़ी अदालत अपने एक फैसले में व्हाट्सएप के जरिए दिए नोटिस को पहले ही गलत बता चुकी है। वास्तव में व्यक्तिगत रूप से नोटिस देने में कई दफा पुलिस असफल रहती है। आरोपी तक उसकी पहुंच न होने
ना हो, ये पकड़ ना आ रहा हो तो नोटिस देने में उसे कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। कई दफा पुलिस नोटिस रिहाइश में चिपका कर इस्तीसरी करने की रस्म निभाती नजर आती है। आधुनिक तकनीकी और संचार माध्यमों के उपयोग को दरकिनार करना अब व्यावहारिक नहीं ठहराया जा सकता। आज जब अपराधियों की धर पकड़ में उनकी लोकेशन का खुलासा करने में फोन और नेटवर्क सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से नोटिस न देने का निर्णय पुलिस के अधिकारियों को सीमित करने सरीखा है। आधुनिक तकनीक व प्रौद्योगिकी को रोजमर्रा के जीवन में आसानियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रयोग किए जाने में कोई हर्ज नहीं है। आवश्यक है कि नोटिस प्राप्ति की सूचना स्पष्ट तौर पर प्राप्त न होने का प्रमाण पुलिस के हाथ हो, ताकि उसे साक्ष्य प्राप्त करने में दिक्कत ना हो। पुराने व पारंपरिक तरीकों से बदलना निसंदेह जोखिमपूर्ण हो सकता है, मगर इस वजह से सुविधाओं को नित्य प्रति जीवन से दूर नहीं रखा जा सकता। हालांकि पुलिस भी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करने को कम बदनाम नहीं है। वह रस्मादायकी के तौर पर मैसेज व्हाट्सएप या ईमेल कर हाथ रखे बैठी रह सकती है। अदालती नोटिसों से न घबराने वाले दोषियों की धरपकड़ तथा पुलिस का ही जिम्मा है। भीड़ प्रबंधन हिंदुस्तान। प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ बहुत दुखद और विचारणीय है। यह और भी अफसोस की बात है कि मौनी अमावस्या को लेकर प्रशासन पहले से ही बहुत चाक चौबंद था, फिर भी हादसा हो गया। पिछले कुंभ 2013 में भी प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन ही भगदड़ मची थी, पर वह भगदड़ रेलवे स्टेशन पर हुई थी। इस बार संगम तट पर हुई है। शायद प्रशासन सुबह के भव्य अमृत स्नान को सुगम बनाने के लिए तैयार रहा होगा, पर लगभग आधी रात के समय ही भीड़ उमड़ पड़ी और बचाव का मौका हाथ से निकल गया। बेशक प्रशासन अपनी आंतरिक जांच में अपनी खामियों पर गौर करेगा और उसे भीड़ प्रबंधन से जुड़ी कमियां नजर आएंगी। बेशक लोग 1954 के कुंभ को याद कर रहे होंगे, जब भगदड़ में सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए थे। उस कुंभ में भी प्रशासन ने खूब सबक सीखे और कुंभ आयोजनों को सुरक्षित और सुगम बनाया था। बेशक प्रशासन ने कुशल योजनाकारों को फिर से एक बार अपनी योजनाओं के बृहद पटल पर लौटना होगा। फिर संयम से ही संभला श्रद्धा का संगम। प्रमोद तिवारी, पूर्व पुलिस महानिदेशक। इन दिनों महाकुंभ नगर में करोड़ों लोग जुटे हुए हैं, पर बाकी दिनों में इस पूरे क्षेत्र में धूल उड़ती रहती है। कुंभ के आयोजन के एकाध वर्ष पहले ही बड़े अधिकारियों का वहां पदस्थ कर दिया जाता है। कुंभ मेला का गोदाम होता है, जहां पुरानी सारी जरूरी चीजें रखी रहती हैं। इनमें अभिलेख भी रखे होते हैं। उन सबका अध्ययन करके तमाम तैयारियों का अंजाम दिया जाता है। यह कुंभ नगर की पुनर्रचना होती है। होता है कि यह हर बार तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, सूचना और संचार के साधन बढ़े हैं, और पर मेला क्षेत्र में भी एक सीमा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। इस बार भी भीड़ का अनुमान प्रशासन को पहले से ही था, इसलिए मेला क्षेत्र का बहुत विस्तार किया गया, पर दुर्भाग्य से एक कसर रह गई। एक बात यह भी है कि तट पर सोने लेटने की अनुमति किसी को नहीं हो, और प्रशासन ऐसा करने से लोगों को रोकता भी रहता है, पर लोग नहीं मानते हैं। अब खुद लोगों को ही तट पर ज्यादा टिके रहने के जोखिम को समझना होगा। सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम स्नान के दिनों में तट पर बैठकर या लेटकर ना तो बाधा बनेंगे और ना अपने जीवन को संकट में डालेंगे। विशाल आबादी वाले अपने देश में ऐसे हादसों से हमें सीखना ही चाहिए, और इससे ना किसी का हौसला कम हुआ है और ना होगा। धन्यवाद।